बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स फ़ोन में वेलकम कहता हूं और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। आज मैच खेला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और DLS मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन से विक्ट्री हासिल की। एक्सपेक्टेड यही था कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है वो आज का मैच जीत जाएगी। और एक और मैच भी खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, 7:30 बजे खेला जाएगा, उस पर भी बात करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज तो माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अजहर भाई, मैच पे बात करने से पहले जो टॉपिक पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़ती है चीज़, वो सबसे पहले हॉट टॉपिक होता है। सही बात है। जिस तरह कल आपने बात की और परसों भी आपने इस पर जिक्र किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट पहले ही डाउन है, काफ़ी ट्रबल में है सारी चीज़, और वन स्पोर्ट नेशन मैं बार बार कहता हूँ रह गई, तो हमने किसी तरह एक स्पोर्ट को बचाना है। बिल्कुल। और हमारा अपने हर फोरम पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं, एटलीस्ट ये स्पोर्ट हमारी सर्वाइव करे। एलिगेशंस की बात हो रही थी, डिफरेंट लॉबीज़ की पहले बात होती रही, अब उससे भी एक स्टेप आगे। आज की अपडेट अभी रिसेंट यही है कि बाबर आजम ने बोर्ड से रब्ता किया है और नेगोशिएट किया है कि शायद हम इस पे कोई लाया अमल बनाया जा रहा है कि किस तरह लॉयर के थ्रू इस पे कोर्ट में जाना चाहिए। और यही मेरा ख्याल है, रैशनलिज्म यही डिमांड करता है कि आप इस पर लीगल प्रोसीडिंग करें और जो भी अगर कुछ है तो उसका रेमेडी ज़रूर, एटलीस्ट उसका सोल्यूशन आना चाहिए। क्या कहेंगे मज़ीद? बिल्कुल, आई थिंक अगर ये सही है, न्यूज़ सही है बिल्कुल, और मैं उम्मीद भी यही करता था कि फ़ौरन से इस पे एक्शन होगा। और ना सिर्फ बाबर बल्कि जिनका नाम भी है, आई थिंक उनको इस चीज़ पे बड़ा सख्त नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर केस जल्द से जल्द दायर करें, ताकि जो रिस्पेक्ट है आप लोगों की, वो एक तो एज ए इंडिविजुअल देखिए, स्पॉट फिक्सिंग का जो केस हुआ था ना, तो हम सब उस टाइम टीम का जो प्लेयर्स हिस्सा थे स्पेशली, बाकी पूरी कंट्री हर्ट हुई थी, लेकिन जो प्लेयर्स उस टीम का पार्ट थे ना, तो सज़ा तो 3 प्लेयरों को हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में उसका नतीजा जो है वो तमाम टीम ने भुगता था। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने हर कंट्री में जाके ये चीज़ें फेस की थी। तो मैं इसलिए इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि हम इस चीज़ से गुज़र चुके हैं। और जब भी क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर की रेपुटेशन पे सवाल निशान उठता है ना, तो जब भी, चाहे मैंने आज क्रिकेट छोड़ भी दी है, तो मैं भी आज रेस्टोरेंट में जाके कोई मुझे ये कह देना कि यार ये आप लोग तो इस तरीके से जानबूझ के हार जाते हो, ये कर लेते हो, या ये तो यार बिक जाते हैं, वटेवर, तो ये आपको जिस बंदे के जो ये सुनता है ना, उसके दिल पे जो तलवारें चलती हैं उस टाइम पे, जो तकलीफ होती है वो बयान नहीं की जा सकती। तो जब इस तरह का सख्त किस्म के जो एलिगेशंस हैं ना, और इतने मैं तो इसको डिस्ग्रेसफुल एलिगेशन समझता हूँ कि जब आपके ऊपर लग जाता है, तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब मुझे घर एंटर ना होने दें जब तक मैं केस दायर ना कर दूँ। और अगर मैं आपको आज ये चीज़ शेयर करता हूँ कि जब स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था, मुझे बड़ी देर बाद जाके मेरे भाइयों ने और मेरे वालिद साहब ने ये बताया कि जब स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था, और उन्होंने कहा था कि 7 से 8 बंदे इन्वॉल्व हैं, और घर के अंदर ये बात हुई थी, मेरे वालिद साहब ने मेरे भाई को की, तो मुझे यकीन है अपने बच्चे पे कि इसने ये नहीं किया होगा, लेकिन अगर वो शामिल पाया गया तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। वाह। तो ये चीज़ मेरे घर में मुझे 6-7 साल बाद, 8 साल बाद जाके पता लगी कि ये डिस्कशन हुई थी, हमारी घर में मीटिंग हुई थी बाकायदा। तो इतनी जब एलिगेशन की बात आती है ना, तो जिसका नाम ले लिया जाए, जी। तो उसके तो मेरा ख्याल है उसको तो जब नींद नहीं आनी चाहिए तब तक कि ये जब तक इस चीज़ को वो सॉल्व ना कर ले, या वो माफ़ी मांगे जिन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है, या फिर वो प्रूव करें कि वो सही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या फिर आप जो है वो जाके केस दायर करें और वो केस आप जीत के जो भी इसको सू करना है, वटेवर जो भी है, ये करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि किसी भी क्रिकेटर के लिए या किसी भी आपके मुल्क के रहने वाले होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ौरन से फ़ौरन मसला हल हो, वरना ये आज की ये रूटीन बन जाएगी लोगों की कि बार बार कोई भी किसी का भी दिल करेगा उठ के वो इल्ज़ाम लगा दिया करेगा। और एज ए क्रिकेटर आई फील वेरी डिप्रेस एट टाइम कि यार ये बार बार ये चीज़ उठती है, और इस पर कई दफ़ा कमेटीज़ बनती हैं, कई चीज़ें होती हैं जिसमें इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश किया जाए, नतीजा कोई नहीं निकलता। तो मेरे ख्याल में या तो इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, या अगर उसके इल्ज़ाम ठीक हैं तो
उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल ऐसे जो ही। फिर जो इसके कसूरवार हों। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसको मैं और एंगल से भी अगर देखना चाहूँ तो जिस तरह मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि एक ही स्पोर्ट रह गई है हमारे पास और पूरी नेशन इसकी तरफ देखती है, दूसरी तरफ मेरा मानना है कि आप लोग जो ये ग्रीन झंडा सजा के जाते हैं ग्राउंड के अंदर, ये बिल्कुल उसी सोल्जर की तरह है जो बॉर्डर पे अपने कंट्री के लिए फाइट कर रहा है। ठीक है, वो ओबियसली बॉर्डर पे कर रहा है, आप ग्राउंड में कर रहे हैं, तो दोनों कौमी हीरोज इसीलिए कहा जाता है। वो भी कौमी हीरो है, आप लोग भी कौमी हीरो है। बिल्कुल। तो खुदा ना खास्ता अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जितना बड़ा प्राइड एक तरफ पे है, अगर करने वाले की भी वापसी भी नहीं होनी चाहिए और उसकी पनिशमेंट भी बड़ी स्वेयर होनी चाहिए। बट अगर ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वो व्यूज़ है और वो आपको लगता है कि हमने व्यूज़ हासिल करने और वैसी बात करनी है, हमने कहा मैं हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे कौन मुल्जिम है, मतलब कौन कसूरवार है, नहीं, हमने ये तयन करना है कि भी कौन कसूरवार है। बेसिकली अगर तो आप इस दोनों तरफ क्राइम ही है, दोनों में से अगर इल्जामात गलत हैं तो बहुत बड़ा क्राइम है इल्ज़ाम लगाना, लोगों का नाम लेना इस तरीके से और आपके पास कोई प्रूफ ना हो और बस एक दफ़ा आपने मतलब एक क्या कहते हैं उसको व्लॉग बना के आपने अपना यूट्यूब पे चढ़ा दिया या सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया और वो इन दी एंड बड़ा पॉपुलर हो जाता है, लोग सुन के उस पर राय कायम कर लेते हैं, उसके बाद उसका कोई नतीजा नहीं होता। तो आई थिंक कि उस व्लॉग बनाने का भी क्या मकसद है, बिल्कुल ऐसे ही, फिर व्यूज़ ही रह जाता है ना। तो अगर तो है इस तरह की चीज़ तो फिर आप लेके आए, प्रूफ के साथ लेके जाएं और फिर जो कसूरवार हैं इसमें उसको साबित करें। और इट्स ए सिंपल थिंग। मैं नहीं कह रहा कि जो इल्ज़ाम लगाए वो सही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप इतना लाइटली ना लें। ये लोग इससे राय कायम करते हैं और इसके बाद चाहे करंट क्रिकेटर हों या पुराने क्रिकेटर हों, इवन तमाम स्पोर्ट्स पर्सन जब भी ये चीज़ सुनेंगे उनको तकलीफ होगी। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इनका मामला नहीं है जिन प्लेयर्स का या एक्स क्रिकेटर्स का नाम लिया गया है, ये सब के ऊपर ये है कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जब तक हम इस तरह के इल्ज़ामात सहते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, कोई इस पर एक्शन नहीं होगा, तो तब तक ये फिर हमें कोई भी आगे बात कर देगा, हम क्या जवाब दे सकते हैं। और पूरी नेशन की प्राइड का भी मामला है ओबियसली, और हमने अपने कल्चर, अपने हीरोज़ को, अपने स्पोर्ट को बचाना है। अदर भाई, मैच की तरफ वापस आते हैं। वर्ल्ड कप की बात करें तो यही बात की जा रही थी कि मैंने कल भी शायद आपसे जिक्र किया था कि बांग्लादेश ने जो कुछ अर्सा क्रिकेट अच्छी खेली बट वो कोई बूम हासिल नहीं कर रहे, कभी कोई टाइटल नहीं जीत पाए। और अभी जिस तरह हमने देखा कि ग्रेजुअली एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आई है कि वो सुपर 8 में कुछ अच्छा करें, एक बड़ा क्लियर एविडेंट नज़र आया कि उनकी और ऑस्ट्रेलिया की स्किल लेवल की बात कर लें, पावर हिटिंग की बात कर लें, बहुत बड़ा गैप नज़र आया। और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से, उन्होंने 140 रन किए और इन्होंने 100 रन पे 2 आउट हो गए, फिर बारिश होगी तो वो DLS मेथड के तहत इजीली मैच जीते। तो ओवरऑल पहले आप इनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे बांग्लादेश की? देखिए, बांग्लादेश ऑफ कोर्स जो देखा गया कि डिक्लाइन की तरफ है, स्पेशली अवे फ्रॉम होम कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। अगर देखा जाए तो उनके वही कुछ प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं और बहुत जो कहते हैं ना, थोड़ा सा है इनकी क्रिकेट हाईजैक्ट है सर्टन प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि वो भी किसी के ऐसा फील आती है कि वो किसी को आगे नहीं इतने आराम से आने देते। तो आई फील कि उनके उधर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और आपने देखा है कि कई दफ़ा कोई रिटायरमेंट लेता है और फिर प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करता है या बड़ा कोई सियासतदान इंटरवीन करता है, फिर वो वापस लेता है रिटायरमेंट और फिर दोबारा टीम को ज्वाइन करता है। तो हमारे भाई ना वो भी, हाँ, अनसर्टनिटी भी वहाँ भी बहुत है। लेकिन आई फील के उन्होंने अपनी क्रिकेट देखें, पोटेंशियल उनके अंदर गाय बगाए नज़र आता है, लेकिन एज ए टीम जितना ग्रो उनको करना चाहिए था, जितनी जल्दी उनको टेस्ट का स्टेटस भी मिला, उसके बावजूद जो है ना, और क्रिकेट भी कम नहीं होती वहाँ पे, बहुत क्रिकेट होती है और उनकी अपनी लीग भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट आपको वो परफॉर्मेंस शिफ्ट होती नज़र नहीं आती। क्या स्किल लेवल का मसला या नीचे जो उनकी फाउंडेशन है या आपकी जो डोमेस्टिक है, आपको लगता है उधर टैलेंट नहीं है? मेरे ख्याल एक तो चीज़ ये है कि वो अपने घर में जीत के खुश रहते हैं कि यार वो जिसको कहते हैं कि अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस बना के, स्क्वायर टर्नर्स बना के, इवन वहाँ पे फास्ट बॉलर का बॉल भी बैट पे नहीं आता, तो उस तरह की विकेट्स बना के वो थोड़े से रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल रहे कि कहीं हम अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन वो है कि T20 लीग्स और वनडे लीग्स वहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से होती हैं, लेकिन 4 डे क्रिकेट को कुछ इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं किए हुए हैं। तो आई एम श्योर कि अगर वो थोड़ा सा इस तरफ हों और अपनी होम कंट्री में भी थोड़ी विकेट्स थोड़ा बेहतर बनाना शुरू करें,
ताकि उनको चाहे वो उस पैटर्न से वो सीरीज़ ना जीतें, उतनी क्वांटिटीज़ में सीरीज़ होम ग्राउंड पे ना जीतें, लेकिन हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस फिर ये वर्ल्ड इवेंट्स में थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि जब ये आते हैं जहाँ भी हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं ये भी कैचअप नहीं कर पाते। हालांकि ये वाला पिच थोड़ा सा लगता था कि शायद इनको फेवर कर जाए, लेकिन इसमें भी आई थिंक कि उनको बड़े वन साइडेड ही ऑलमोस्ट अफेयर हुआ और वो आराम से हार गए। लेकिन ये समझता हूँ कि उनके बैकअप प्लेयर्स जो है ना वो उस क्वालिटी के नहीं आ रहे। मैं ये हमेशा समझता, जिस तरह अफगानिस्तान की टीम है, अगर अभी तो उनके थोड़ा सा रिदम बना हुआ है, अभी उनके प्लेयर्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब तक इनके बैक अभी ये टीम जब राशिद खान या ये लोग अब खैर अभी तो यंग है काफ़ी, नबी है, ये इस तरह के प्लेयर्स जो रिटायरमेंट की तरफ आएंगे या एज हो जाएंगे थोड़े से और उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आएगी, तो इनका बैकअप क्या आता है? बैकअप क्या तो जैसे ही बैकअप आएगा तो हमें सही पता लगेगा कि इनका फ्यूचर कितना सिक्योर है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी यही है कि बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे तो अगले में आपको 3-4 साल बाद जाके वो जो डिफरेंस आता है जब एक प्लेयर थोड़ा सा एज्ड हो जाता है या उसकी फॉर्म वैसी नहीं रहती, तो फिर अगर आपके पास बैकअप आपने तैयार नहीं किया होता तो फिर आपकी परफॉर्मेंस में एकदम डिप आता है और फिर सारे कहते हैं कि यार ये क्या किया हमने। तो आई फील के प्रोग्रामिंग और ये स्केजुलिंग और उसके अलावा स्ट्रक्चर चेंजेस जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको बार बार आपका जो बैकअप है, देखें ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करती है 1 साल के लिए करती है, 1.5 साल के लिए करती है। जब आपको याद होगा स्टीव स्मिथ और वार्नर को जब बैन लगा था, उससे थोड़ा सा पहले शेन वॉर्न या मैग्रा वगैरह रिटायर होते तो 1-1 साल का उनको थोड़ा सा 2011 से 12 का स्पैन, 8 से 9 का, इसमें मैं ख्याल 17-18 में फिर आया डिप आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एकदम दोबारा पीक कर लिया क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर था टू लीन ऑन। हमारे पास ये है कि हम जब डिप खाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा मिरेकल का वेट करते हैं कि शायद कोई निकल आए जी। तो आई फील कि उनका एक सिस्टम है, वो बैकअप तैयार कर लेते हैं और फिर उसमें सस्टेनेबल है कि अगर उन्होंने नए प्लेयर खिलाए हैं तो वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, हार बर्दाश्त कर सकते हैं। उनको पता है यही प्लेयर, अगर आप ट्रेविस हेड को स्टार्ट ऑफ हिज करियर देखें, लविशेन जब आए थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना अमेजिंग टेस्ट प्लेयर निकलेगा, और ट्रेविस हेड का तो इतना लगता ही नहीं था कि ये इंटरनेशनल फॉर्मेट इतना अरसा सर्वाइव कर सकता है। स्पिनर के अगेंस्ट तो अभी भी आज अजीब सी टेक्निक है, लेकिन वो उन्होंने इतना बैक किया उसको और उसने परफॉर्मेंसेस फिर ऐसे वर्ल्ड कप का फाइनल जिताया, आई थिंक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी उसने 100 किया। तो आई थिंक कि उनका सिस्टम ऐसा है, बैक करना जानते हैं, प्लेयर आइडेंटिफाई करना जानते हैं, और जो सिस्टम उनका पीछे होता है उस जिससे वो प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं, उनको उस पर इतना कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं अक्सर बात भी करता हूँ, अब जैसे देखें ना, रॉय को नहीं रखा इंग्लैंड ने, टीम बेहतरीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। स्टीव स्मिथ को रबाए रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर इनकी बात कर लेते हैं, कल इंडिया की हमने मैच में देखा कि शुभमन गिल बायरा और आपका सबसे मेन प्लेयर आप रोहित शर्मा और कोहली दोनों रन नहीं कर रहे, टीम फिर भी रीजनेबल टोटल लगा रही है। ये हमारा माइंड सेट है जी, बाबर ही रन करेगा तो पाकिस्तान ने रन करने हैं या रिजवान उसको साथ खड़ा होगा। बाकी हम पिछले 6-7 सालों में कोई बैटर ही प्रोड्यूस नहीं कर सके। और एक जैसे हमने नाम भी लिया अब्दुल्ला शफीक, अगर एक लड़के को हमने टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको खिलाने को तैयार नहीं है। तो ये जो माइंड सेट है कि एक पे रिलाई करना, बाकी कोई तैयार ही नहीं करना ना होता है, अनफॉर्चुनेटली ये भी साइड पे बात आती है। देखिए अनफॉर्चुनेटली ठीक है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बाबर भी इसी सिस्टम से आया, अब्दुल्ला शफीक भी इसी सिस्टम में है, लेकिन क्या ये और बेहतर हो सकते थे अगर सिस्टम थोड़ा और, आपकी कोचिंग स्ट्रक्चर थोड़ा और बेहतर होता? अब्दुल्ला शफीक आज और बेहतर प्लेयर होता। कुछ लोग नेचुरली बेहतर टैलेंटेड होते हैं, पिकअप चीज़ें जल्दी करते हैं और वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ यूनुस खान की। यूनुस भाई को हमने प्रैक्टिसेस करते देखा है, उनकी एक अपनी रूटीन होती थी और वो स्टार्ट से थी। वो हमें बताते होते थे कि मैं टेनिस बॉल से खेलता होता था, कटी टेप के साथ उससे स्विंग बॉलिंग खेलनी, गीले बॉल के साथ बाउंसर खेलने। तो उन्होंने सेल्फ जिसको कहते हैं ना सेल्फ कोच किया अपने आप को जी। तो हमारे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट को, क्योंकि वो दे एट क्रिकेट, दे लिव क्रिकेट, वो सुबह शाम क्रिकेट के बारे में सोचते थे और उन्होंने अपने आप को बनाया। लेकिन हमने उस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं किया जिसमें हम प्लेयर को बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करें। ये नहीं कि हमारे पास सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ सिस्टम ज़रूर है, लेकिन हम दुनिया से कम्पीट तब करेंगे जब हम दुनिया के लेवल पे जाएंगे। तो
हमारा कोचिंग का स्टाइल, कोचिंग का सिस्टम, कोचेज इतने डेवलप हो गए होंगे कि प्लेयर को किस तरीके से डेवलप करना है, तो जाके हम दुनिया को कम्पीट करेंगे। वहाँ पर जो कोचिंग है ना, काउंटी क्रिकेट हो जाए, स्टेट क्रिकेट हो जाए, या इवन इंडिया में जिस तरह की कोचिंग है, वो जिस लेवल पे है, हम अगर उससे कंपैरिजन करें ना, तो हमारा कंपैरिजन बनेगा ही नहीं। आप कहोगे यार ये कंपैरिजन नहीं है। हमारे जो अच्छे कोचेज़ हैं, वो हम ज़्यादातर कोचेज़ को ऊपर और नीचे उनकी डिमोशन और प्रमोशन करते हैं कि भी टीम जीती है उनकी कि नहीं जीती। भाई टीम तो समटाइम वैसे ही आपकी अच्छी है तो जीत जाएगी। आपने प्लेयर कैसे डेवलप किए हैं, आपने क्या इंप्रूवमेंट आ रही है आपके प्लेयर में, आज ये इधर है तो 2 सालों बाद ये कहाँ पहुंचा है। ऐसे ही। और जो हम अक्सर बात करते हैं कि कोचिंग तो है ही निचले लेवल पे, उधर कोई काम करने को तैयार नहीं। और जवेद मियाँदाद साहब का मैंने इंटरव्यू किया, वो तब बताते थे जब मैं यंग था और फॉरेन टूर पे जाने से पहले मैं जब वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड जाना होता था तो मैं हाफ पिच पे बॉलिंग करवाना शुरू कर देता था। रिएक्शन टाइम को तेज करने के लिए फिर या वो स्लैब का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। तो ये कुछ ऐसी इनोवेशन है जी जो हमें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए, और सिस्टम तो ऑब्वियसली हमारे पास आई है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मज़ीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अदर भाई अगर थोड़ी सी बांग्लादेश में मज़ीद बात करें तो शांटो ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, और हेरिडॉय ये लड़का जब बीपीएल में खेल रहा था तो तब भी ये बात हुई कि इस लड़के में टैलेंट है और ग्लिम्पसेस नज़र आ रहे हैं। ओबियसली टैलेंट जब होता है वो फिर नज़र भी आता है, चाहे वो इनिंग्स बड़ी होना ये इरादा मैटर है, बट जितनी भी इनिंग्स खेल रहा है वो लड़का, वो बता रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे तैयार है लड़का, और वो एक राइजिंग सुपरस्टार है। बिल्कुल। उसके बाद रिशाद जो हैं उनके लेग स्पिनर, वो भी बड़े आई थिंक के फ्यूचर उनका ब्राइट लग रहा है। अगर वो इसी लाइन लेंथ पे और कंट्रोल थोड़ा और बेहतर हो जाए उनका, तो बड़े डिसेप्टिव से बॉलर हैं। उनका जो नॉर्मल लेग स्पिनर से हट के थोड़ा सा बॉल होता है, और गुगली भी बहुत अच्छा है उनका, टॉप स्पिन भी करते हैं। तो हिरदोय जो हैं उन्होंने मेरे ख्याल जो सुपर 8 में जो क्वालिफिकेशन है उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उन्होंने 2 इनिंगें एटलीस्ट बहुत अच्छी खेली हैं। एक साउथ अफ्रीका गेंस थोड़ा सा आउट हो गए, वो अगर वो थोड़ा सा खेल जाते तो साउथ अफ्रीका को भी बीट कर जाना था उन्होंने। तो आई फील के उनके अंदर पोटेंशियल है, उसको वो कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं ये अब उनके जो उनके साथ प्लेयर हैं और उनके जो कोचिंग स्टाफ है वो उनकी जो स्किल्स हैं उनको कैसे पॉलिश और ज़्यादा करता है, और किस तरह उनको ग्रूम करता है एज ए एक्सपीरियंस, जब जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस हासिल होगा। और आगे देखें ना, शाकिब अल हसन ने भी रिटायर होना है, मोहम्मदुल्लाह रियाद ने भी रिटायर होना है, तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा अगर एक स्पेशली बैट्समैन में। शांटो काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, इट्स अबाउट टाइम कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, परफॉर्म करना शुरू करें। बड़ा क्लास, जितनी देर वो खेलते हैं लगता है उनमें क्लास। मुशफिक रहीम और तमीम इकबाल के बाद थोड़ा सा ना, फिर तमीम इकबाल वाज प्रॉब्ली जो टॉप ऑर्डर में उनका बेस्ट प्लेयर आया एवर, और जो उसका गेम सेंस थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। आई फील कि अगर वेस्ट जो बांग्लादेश की जो एक प्राइम आई थी अराउंड बिटवीन 2011 टू 2015-16, उसमें बहुत ज़्यादा किरदार तमीम इकबाल का भी था, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में बहुत कंसिस्टेंट था, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। तो आई फील कि उनके बैटर्स शांटो को टॉप ऑर्डर में वो तमीम की जगह पूरी करनी है। इस तरह हिरदोय हैं, इनको कहीं ना कहीं जाके मोहम्मदुल्लाह की क्वालिटी ये आईसीसी इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। 50 ओवर्स में से वर्ल्ड कप में उनकी सेंचुरियाँ हैं, फिर फिनिश बहुत अच्छा करते हैं, प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इन दी एंड प्लेयर्स तो सारे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अंडर प्रेशर उनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, डिसीजंस अच्छे करते हैं वो, शॉट सिलेक्शन उनकी बेहतर होती है और काम रहते हैं अंडर प्रेशर। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन एन एक्सपीरियंस प्लेयर और जिसको कहते हैं कि यार गुड फिनिशर, और कई लोग होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, लेकिन उस तरीके से फिनिश नहीं गेम कर पाते, क्योंकि जब प्रेशर आ जाता है तो वो उनको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई फील के प्लेयर्स इनके पास आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके के जब तक डेवलप नहीं होंगे तब तक इनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी उस तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मज़ीद बात करना चाहेंगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइटल जीते 28 ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं क्रिकेट के अंदर, जिसमें अंडर 19 और वुमेन और मैन मिला के, और अभी जिस तरह ओडीआई का वर्ल्ड चैंपियन है, टेस्ट चैंपियनशिप का, और अभी की भी सबसे फेवरेट साइड नज़र आ रही हैं। एक तो पैनिक नहीं करते, और ख़ास तौर पे जब नॉकआउट स्टेजेस आते हैं तो ये और लीथल हो जाते हैं। दुनिया की तमाम टीमें नॉकआउट स्टेजेस में आके कहीं ना कहीं चोक कर जाती हैं, बट इनके पास ये क्वालिटी है कि ये एग्रेशन के साथ कंट्रोल्ड एग्रेशन की जो बात करते हैं वो इनका सबसे बड़ी एक
कहना चाहिए सिग्निफाई करती है इनको। और दूसरा ये जो पावर हिटिंग का जो मंत्रा था, मेरा मानना ये कि शायद इन्होंने शुरू में कई साल इस T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंग्लैंड ने भी नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं किया था, और आप देखते थे कि कहीं ना कहीं लैग करते थे। बट जैसे ही इन्होंने इसको रियलाइज़ किया ये भी टेस्ट और ओडी की तरह एक फॉर्मेट है, तो आप देखें कि अब ये दोनों टीमें अनबीटेबल इस फॉर्मेट में भी हो गई हैं। और इन दोनों टीमों की जो पावर हिटिंग है वो बाकी तमाम टीमों की पावर हिटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा कितनी ये डेंजरस है? क्योंकि ऑलमोस्ट 90% 95% वही लड़के हैं जो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं ODI का, और ये आपको लगता है कि ये इस दफ़ा दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं? देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते किसी भी स्टेज में। याद है आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप में पहले 2 मैच ही हार गए थे। जी। और तीसरा मैच भी आई थिंक ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन से जाके आई थिंक 300 प्लस इन्होंने किए थे और ऑलमोस्ट वो चेज हो चले थे और उन्होंने एंड में जाके डिफेंड किया था। न्यूजीलैंड के गेम 350 हो चला था। 350 हो चला था। तो अगर वो मैच भी वो हारते, लेकिन सारे कह रहे थे नहीं यार ये ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रही। लेकिन यकदम से उन्होंने आई थिंक ट्रेविस हेड टीम में वापस आए, कोई 1-2 जीत उनको मिली और यकदम से उनकी टीम जो है ना डिफरेंट नज़र आना शुरू हो गई। और जो फाइनल में उन्होंने किया वो टोटली मेंटल गेम उन्होंने बीट किया। ठीक है, आप उनकी वो गेम उन्होंने उस दिन नहीं जीता, वो गेम उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जीत लिया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, मैं हर दिन इंडिया को मैं बैठा होता था चैनल पे और प्रेडिक्शन लेते थे, तो मैं हर दिन इंडिया कहता था। और फाइनल के ऊपर भी उससे एक दिन पहले मैं इंडिया कह रहा था कि यार मुझे नहीं लगता इंडिया अब हारेगी। लेकिन जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, मैंने अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर ली थी। वो एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की थी ना, जो चीज़ें उसने उसमें बोली थी, मैंने कहा ये ले गया मैच। क्योंकि वो उसने जब कहा ना क्राउड का सवाल होगा, उसने कहा ये इतने बड़े क्राउड को जब हम चुप कराएंगे तो कितना मज़ा आएगा। फिर पिच के हवाले से जो बात हुई, हर चीज़ में ही वॉज स्पॉट ऑन, ही वॉज रेडी फॉर द गेम, और उनका प्लान पूरे तरीके से रेडी था। और आप उनकी कमिंस की कैप्टनसी देख लें और उसके अंदर उनकी प्लानिंग झलक रही थी। उन्होंने शॉर्ट बॉल को टेस्ट मैच की तरह 50 ओवर में यूज़ किया और इंडियन बैटर्स टोटली सरप्राइज हो गए। स्लो पिच के ऊपर उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग कराई और उस फील्ड सेट करके उन्होंने 2-3 विकेटें उन्होंने शॉर्ट बॉल पे हासिल की। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक तो मेंटल गेम बहुत अच्छी खेलते हैं और उनकी जो माइंड सेट है वो जीत का ही होता है हमेशा। फ्रॉम एवरी सिचुएशन दे नेवर थिंक ऑफ लूजिंग द गेम, दे ऑलवेज। ये अगर आप मैक्सवेल वाली इनिंग देख लें, उसमें आप मैक्सवेल ने तो इनिंग खेली थी, साथ में माइंड सेट उसका देखें कमिंस का, उसने 12 रन्स बनाए थे 72 बॉलों के 78 बॉलों पे। तो उसको ये यकीन था कि एक प्लेयर भी यहाँ से मैच जिता सकता है, वरना वो भी शॉट मारता। उसने कहा नहीं, मैं जब तक ये खेल रहा है मैंने बैट नहीं उठाना, और उसने कोई शॉट नहीं मारी। और कितनी आला मिसाल है वो कि यार पता नहीं 200 रन के करीब चाहिए थे और 7 आउट हो गए, वहाँ से वो मैच जीत के ले गए। तो इट मीन्स के दे आर डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लैंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, लेकिन मेरा ख्याल है माइंडसेट के हिसाब से वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को मैच कोई भी टीम नहीं कर सकती, और इसीलिए इतने टाइटल्स इन्होंने जीत रखे हैं। जब ये नॉकआउट स्टेजेस पे आते हैं ना, एक डिफरेंट टीम बन जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और बड़ी इनकी ना जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करें, माइंडसेट की बात करें, क्लैरिटी की बात करें कि इनको इतना ज़्यादा, जैसे आपने टैलेंट आइडेंटिफाई की बात करी, आप कैप्टनसी की देख लें बात कि उसने पैट कमिंस ने टेस्ट चैंपियनशिप जिताई हुई है, वनडे का वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। पाकिस्तान इंडिया होता, उन्होंने कहना जी अगले 10 साल इन्होंने बना छो, सोचा ही ना, यही है। ठीक है, उन्होंने उसको नहीं बनाया। और ये देखें, उन्होंने एक नया कैप्टन जो पहले ओबियसली हम देखें तो मिचेल मार्श अंडर 19 से करता आया कप्तानी, और मुझे अभी भी इसका 2010 का वर्ल्ड कप याद है जब ये और हमाद आजम हर मैच में रन कर रहे थे। फाइनल में इसने मारा हमें और वर्ल्ड कप जीता। तो उस टाइम से तैयार किया, और जब इसकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, जैसे इसकी अपनी परफॉर्मेंस से फ़र्क आना शुरू हुआ, इन्होंने कैप्टन बना दिया। तो ये जो अगर आपके बोर्ड का इतना क्लैरिटी हो, आपकी जो मैनेजमेंट है कि हमने किस प्लेयर को किस टाइम पे ला के तैयार करके डालना है, तो उस वाले से क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल अगेन वो हम इस इशू पे पहले भी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया दे ऑलवेज थिंक अहेड। अब उनको पता है कि हमारे पास एक कैप्टन तो मौजूद है जिसमें टेस्ट मैच में कर रहा है, वनडे में कर रहा है। अब उन्होंने ये देखना है कि हो सकता है कि अगले 50 ओवर वर्ल्ड कप तक कमिंस शायद कैप्टनसी ना कर रहा हो। यू नो, एज ए फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा लोड होता है, और एक तो उन्होंने लोड को मैनेज किया कि एक बर्डन है उसकी शोल्डर से भी हटाएं थोड़ा सा।
और आगे की भी तैयारी करें। मिचेल मार्श ऑब्वियसली अपनी जो जूनियर क्रिकेट में, यंग एज ग्रुप क्रिकेट में कैप्टनसी करते रहे हैं, आई एम श्योर स्टेट टीम की भी की होगी उन्होंने। तो वो जब बाय द टाइम 50 ओवर से कमिंस कप्तानी उससे ली जाएगी या वो छोड़ देगा, तो आई फील कि फिर वो ये रेडी, मतलब कि वो समझते हैं कि ये रेडी होगा मिचेल मार्श उस टाइम तक। और इवन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट भी इसको हम बना सकते हैं। तो एटलीस्ट वो ये एक तो ये फ्यूचर का सोच रहे हैं और उस तरह कमिंस की वेल बीइंग का भी सोच रहे हैं कि यार हम ये समझते हैं कि भाई कप्तान ने हर जगह ही कप्तान होना है, नहीं आपने एक फॉर्मेट 2 फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो आई थिंक 3 फॉर्मेट कैप्टनसी इज़ वेरी टफ। देखिए आपने रोज़ अपने माइंड को यूज़ करना है। अब देखें कमिंस इस टाइम पे सिर्फ अपनी बॉलिंग का सोच रहा होगा या अपनी प्रैक्टिस करता होगा, रिलैक्स होगा, कोई टेंशन नहीं है। और ऑस्ट्रेलियंस की एक और क्वालिटी देखें, बाकी टीमों से डिफरेंट है कि कभी भी कोई कप्तान डिसीजन करता है ना, तो मैंने उनको ऐसे फेसेस बनाते नहीं देखा या कोई मॉर्निंग करते नहीं देखा, यार ये क्यों ये करते, क्यों ये डिसीजन किया इसने, क्यों कभी हाथ से इशारे नहीं देखेंगे। जी। और ऐसे करके उसने नॉन रेगुलर बॉलर को बॉल दे दिया, फील्डर वैसे ही खड़े हैं, ऐसे ही है। वो कभी नहीं ये सोचते, कैप्टन की रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली देंगे। वहाँ पे जो आई फील कि कभी भी मैंने खेलते हुए या क्रिकेट देखते हुए मैंने ये नहीं देखा कि यार कोई बिंजिंग कर रहा है, कोई इस तरह बॉलिंग चेंज के ऊपर कोई कर रहा है, कोई फील्ड गलत रख ली, कोई नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है मिसबा भाई छक्के मारी जा रहे थे, मिड ऑफ ऊपर था, एक दफ़ा स्टीव स्मिथ ने नहीं कहा कि ये क्या है, मुझे छक्के पड़वा रहे। वो जब तक उसने नहीं पीछे किया उसने नहीं किया, वो करी जा रहा बॉलिंग। ऐसे ही है, बिल्कुल जी। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके जो आज दूसरा मैच खेला जाएगा उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अदर भाई आज जो एक दूसरा मुकाबला है वो मेरा ख्याल है आई फील कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेस्ट होना चाहिए। और इंग्लैंड भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और साउथ अफ्रीका भी अनबीटन जा रही है। एक तो मेंटल गेम भी कहीं ना कहीं होगी। साउथ अफ्रीका नॉकआउट स्टेजेस की तरफ आ रहे हैं, वो जो चोकर्स का टैग है वो भी है, लेकिन ब्रांड ऑफ क्रिकेट दोनों आलमोस्ट एक तरह की खेलते हैं। दोनों की पावर हिटिंग की बात करें, फास्ट बॉलिंग की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, तो सम हाउ दोनों काफ़ी सिमिलर नज़र आती हैं। बट आपकी नज़र में किस टीम का कम्बिनेशन बेहतर है, कौन ज़्यादा बेहतर जेलिन है, और आपके ख्याल में कौन फेवरेट हो सकती है? देखिए इंग्लैंड आहिस्ता से अपनी पीक पकड़ रही है और साउथ अफ्रीका का कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि बॉलिंग उस तरह क्लिक नहीं कर पा रही। यूएसए में तो ऑब्वियसली विकेट्स थोड़े से टफ थे, लेकिन पिछले मैच में भी अगर देखें तो यूएसए काफ़ी नज़दीक आ गया चेस करने में 190 प्लस। तो अभी कहीं ना कहीं अभी तक साउथ अफ्रीका की वो बॉलिंग यूनिट उस तरीके से कंपाइल्ड परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। ऑब्वियसली उनके पास बॉलर नोकिया हैं, रबाडा हैं, उसके बाद स्पिनर्स में जॉनसन और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज, बड़े मतलब कि उनके पास पोटेंशियल बहुत मौजूद है। लेकिन आई फील कि कहीं ना कहीं बॉलिंग उनको लेट डाउन ना कर दे। अगर उनकी बैटिंग ने अनलेस के बहुत बड़ा टोटल कर दिया, आई फील कि उनकी बॉलिंग को टारगेट कर सकती है इंग्लैंड की टीम। और ये स्पिनर का शम्सी का रोल भी समझते हैं कि शम्सी, देखिए शम्सी रिस्ट स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन कुछ अरसे से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही, वो कंसिस्टेंसी नहीं है जैसे, और इतना बड़ा थ्रेट भी अब वो नहीं लग रहे जैसे पहले लगते होते थे। तो आई फील के अगर तो वो अपनी कंट्रोल के साथ बॉल करते हैं और विकेट्स, स्पेशली उनको विकेट्स अर्ली ऑन मिलना बहुत ज़रूरी है। उनके स्पेल में अगर अर्ली विकेट्स उनको मिल गए तो ही विल बी अ डिफरेंट बॉलर। अगर उनको अर्ली ऑन 1-2 ओवर में विकेट नहीं मिलता तो देन उनके ओवर ज़रा मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और वो बैट्समैन उन पर अटैक जब करते हैं तो फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर अपनी वो गूगली भी नहीं करते, और उस तरीके से वो उस तरह की उनकी वो कंट्रोल और वो नज़र नहीं आता। आई थिंक उनको अर्ली उनके स्पेल में विकेट मिलना बहुत ज़रूरी है। और उनको जिस तरह महाराज है ना, वो अगर उनको मार भी पड़ी है तो ही कम्स बैक, वो मेंटली थोड़े से स्ट्रांग लगते हैं बनस्बत शम्सी के। तो आई फील कि इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका को मैच अगर उन्होंने जीतना है, और क्योंकि कंडीशंस वेस्ट इंडीज़ में ऐसी हैं कि स्पिनर्स को ज़्यादातर जगहों पे सूट कर रही हैं। अगर वो दूसरी तरफ देखें, इंग्लैंड के पास आदिल रशीद हैं, मोइन अली हैं, लिविंगस्टन ओवर करते हैं बीच में आके, तो उनके पास भी स्पिन की ऑप्शन है। और आदिल रशीद की फॉर्म बहुत आउटस्टैंडिंग है। जैसे जैसे ऐसे लग रहा है वो एज बढ़ नहीं रही, वो यंग होते जा रहे हैं। उनकी कैचिंग भी देख लें इम्प्रूव हो रही है। तो आई थिंक कि उनका बहुत एक मिडल ओवर में जैसे एडन जम्पा हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, गो के वो बहुत बड़े टर्नर नहीं है बॉल के, लेकिन एक्यूरेसी से वो ले जाते हैं। इस तरह आदिल रशीद की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि बॉल
को उसकी पेस बड़ी अच्छी कंट्रोल करते हैं, Yes. वेरिएशन से बॉल करते हैं, और फ्लाइट जो है बहुत कम आजकल देखने को देते हैं, मिलती और है, लेकिन दुगली वो बड़ी बहुत शानदार अब develop शानदार की है। और बड़ा स्लो कर देते हैं बॉल को, कि बैटर को मजबूर करते हैं कि भाई आप जोर लगा के हिट मारो, आपको मैं बिल्कुल पेस नहीं दूंगा। तो वो वेरिएशन का इतना अच्छा कंट्रोल लेग स्पिनर के पास जब हो, और थोड़ा सा एडवांटेज है उनकी हाइट छोटी है, जब हाइट आपकी छोटी होती है एज ए लेग स्पिनर आप बॉल को थोड़ा ऊपर फेंकते जी। हैं, तो वो आपके लिए लूप लेना बॉल का ईजी है। जब आप हाइट वाले बॉलर होते हैं, जब आप लूप से बॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप जैसे उसामा मीर को अक्सर स्लो बॉल करने में मसला होता है, क्योंकि उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि जब वो स्लो करने की कोशिश करते हैं बॉल टू फुल हो जाती जी। है और बैट्समैन की रेंज में आती है। आदिल रशीद को एडवांटेज ये है, उनकी हाइट थोड़ी छोटी है, वो लूप के साथ जब बॉल करते हैं तो बॉल बैट्समैन से दूर गिरता है और बैट्समैन जो है वो डिसीव हो जाता है एयर में। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ये है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग ऐसी है कि अगर वो चली तो वो स्कोर इतना ऊपर कर सकते हैं कि उनकी बॉलिंग फिर डिफेंड कर ले। अच्छा, उसमें ऑब्वियसली इनका जब डिकॉक का देखें तो बड़ी शानदार इनिंग चली, और इंग्लैंड के फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इनके अगेंस्ट रन्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फिल सॉल्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और जिस तरह की वो, मैं तो उसे कहता हूँ हिटिंग नहीं, वो तो कुल्हाड़ियाँ चलाते हैं, बुचरिंग वाला काम करते हैं, वो तो पावर हिटिंग का एक नया नेक्स्ट लेवल की वो हिटिंग शुरू कर दी उन्होंने। देखिए एक चीज़ उनकी अच्छी है, वो एक साइड पे नहीं मारते, उनका ठीक है पाँव कम हिलते हैं और स्पेशली T20 क्रिकेट में पाँव का फीट मूवमेंट का इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने आप पाँव हिलाते हैं उतना आपका बैट चलने का चांस कम हो जाता है। तो बैट आप चलें, लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि वो ओवर कवर भी हिट कर लेते हैं, पॉइंट के ऊपर से भी मार लेते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर फिर पुल भी मार लेते हैं। तो उनका एक एरिया नहीं है कोई कि ख़ास कि यार इस पे बॉल करें तो बच जाते हैं। थोड़ा सा आउट स्विंग पे उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अच्छी जगह से अगर आउट स्विंग हो तो किसी भी बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो उनका माइंड ये होता है, उनके पास वो ज़्यादा देर कन्वेंशनल शॉट पे नहीं रहते, वो अपनी पावर हिटिंग या उसको जिसको कहते हैं ना कि बैट की स्विंग जो उनकी है उस पर ट्रस्ट करते हैं अपने आप को, और वो सेकंड थॉट्स नहीं होते उनके। ही जस्ट लेट इट गो, जैसे ही बॉल आता है वो अपने बैट को, वो अपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे प्लेयर बहुत खतरनाक होते हैं, वो अगर 3-4 ओवर भी रुक जाए ना तो एक टेम्पो ऐसा क्रिएट कर देते हैं, और उनका रोल भी यही है। वो ठीक है पिछले इनिंग में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऑल द मैच को फिनिश भी किया, लेकिन उनका रोल ये है कि एक इनिंग को अच्छा स्टार्ट, तेज़ स्टार्ट दे दें, तो वो उनका मेजर रोल यही है। और अगर उससे वो डबल कर देते हैं, 50, 60, 70 कर देते हैं, तो विच इज़ लाइक इट्स अ बोनस। लेकिन उनको एक फुल लाइसेंस है, और बहुत ऐसे प्लेयर फिर डेंजरस हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जो उनका पेयर खास तौर पे बटलर के साथ है, और बटलर जब बटलर देख लें, जब तक वो खेल रहे होते हैं, बटलर अपना जैसे कह रहे थे ना अपना आयन कर रहे होते हैं। जैसे वो आउट हो जाए तो फिर बटलर दोनों तरह खेल सकते हैं, इतना सीजनड हो गए हैं वो। उनको पता है एज ए कैप्टन वो जहाँ तेज़ खेलना होता है तेज़ भी खेल लेते हैं, जहाँ उनको लगता है कि पिच थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा इनिंग्स को लेके चलना है तो वो काम भी कर लेते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये अब फिल सॉल्ट की हमने बात की, हैरी ब्रुक की बात करें, टिम डेविड की बात करें, ये सारे लड़के हमने PSL से बनाए। तो बल्कि वो एक दिन आके भाई से बात हो रही थी, मैं कहा ये लड़के आप इसलिए तैयार करते हैं कि तैयार होके ये फिर हमें हमारे पाकिस्तान को, तो ये जो एक तरफ बात की जाती है जी हमारे PSL का वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, तो ये लड़के भी तो इधर ही आके दुनिया में नज़र आना शुरू हुए। उससे पहले तो ऑब्वियसली अपने डोमेस्टिक लेवल पे थे। देखिए एक टाइम था जिसमें पाकिस्तान PSL जो है ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया मानती थी कि प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलिंग लीग इन द वर्ल्ड। लेकिन अब देखें, अगर आप ड्राफ्ट देखें, एक तो हमारे बॉलर्स की वो फॉर्म नहीं रही, लेकिन हसन अली, वहाब रियाज, उसके अलावा शाहीन नए जब आए थे, और भी बॉलर्स जितने थे, मोहम्मद इरफान होता था, सोहेब तनवीर होता था, मतलब कि मोहम्मद आमिर, बहुत सारे फास्ट बॉलर जो नए भी आ रहे होते थे, वो भी बड़ा धानी ने आके बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। लेकिन अब आप देखें कि जो हमारे वो वाले जो अर्ली सीजन्स PSL के थे, वो वाले सारे बॉलर अब उस फॉर्म में नहीं है। वहाब रियाज तो रिटायर ही हो गए हैं। हसन अली की रीसेंट पास में बहुत इम्पैक्टफुल T20 परफॉर्मेंसेस नहीं है। स्टिल ही इज़ अ गुड बॉलर, बट आई फील कि वो वाले हसन अली हमें हसन अली नहीं नज़र आ रहा है जो पहले होता था। इसी तरह बाकी बॉलर्स, आमिर भी उस तरह के बॉलर जिसको आप 3-4 साल पहले से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है। इस तरह लाहौर कलंदर की पूरी बॉलिंग लाइनअप पिछले साल तक या उससे पिछले साल तक ऐसी थी कि आप उसको किसी भी इंटरनेशनल साइड के अगेंस्ट खिला सकते थे। बिल्कुल सही लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी परफॉर्मेंस भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। तो इन दी एंड अगर आप, और दूसरा चीज़ है जो इंटरनेशनल पोल ऑफ प्लेयर है आपका वो गिरता जा रहा है, उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। रिटायर्ड प्लेयर ज़्यादा, और जो थोड़े से डिस्कार्डेड हैं फ्रॉम इंटरनेशनल टीम्स
उनका मौका ज़्यादा बन रहा है इधर। तो आई थिंक कि आप ये देखें अब कि वो क्वालिटी बॉलिंग पाकिस्तान सुपर लीग में भी नहीं रही। और लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि PSL की जो टीम है, जो उसकी स्केजुलिंग है, वो इस तरीके से करे कि हमारे पास ज़्यादा पूल आए, क्वालिटी ऑफ प्लेयर। मेरा ख्याल है जब 10 टीमें अदर भाई आगे होंगी तो उसमें जरूर इंप्रूवमेंट आएगी। 8 टीम उसमें 6 टीमों में, 8 टीमें सॉरी जब होंगी 10वें सीजन में 6 टीमों में नई क्वालिटी नहीं, लेकिन उसमें ये कि आप इंटरनेशनल को ज्यादा इंडक्ट कर सकते हैं, उससे एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पूल ऑफ प्लेयर आपके पास होना चाहिए ना, जिससे आप चले। ये तो फिर बोर्ड की जिम्मेदारी है ना कि वो इनको बढ़ाए और क्वालिटी प्रोवाइड करे। अभी इजाजत चाहते हैं जी, इंशाल्लाह रात को 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी शो टाइम विद रमीज राजा में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।